साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का आपका अपना दोस्त संदीप शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथियों, चर्चा करें हैं ग्रेड फर्स्ट कॉमर्स पेपर सेकंड, उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन ने कर ली है और अभी आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और करने वाले हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने अपने इस परिवार की सदस्यता नहीं ली है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अपने इस परिवार के सदस्य बन जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे द्वारा आपके एग्जाम के लिए जो जो महत्वपूर्ण मटेरियल आप तक पहुंचाया जाता है वो आप तक बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचे और आप तैयारियों में जुटे। पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि किस तरीके से एक कंपनी है वो अपने समायोजन करती है, उन समायोजनों से रिलेटेड अपन ने बात की थी। और निश्चित रूप से जो आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जो मैंने आपको अभी तक बताई है वो अब आपके मन में उनका डर नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको पता जब 11वीं में अपन फाइनल अकाउंट देखते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तो अपन बना लेते हैं, लेकिन जब दूसरा चैप्टर में उसकी जब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो अपन कंफ्यूज होता है कि भाई पर्टिकुलर जो आता है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्रूड क्या होता है, अनअर्न्ड क्या होता है ना, आपका जो अनअर्न्ड क्या होता है, ये आपके थोड़ी सी समझ से बाहर हो जाते हैं और इस वजह से अपने को क्या होती है वहां पर समस्या का जो सामना वो करना पड़ता है। मैंने हर पॉइंट है वो आपको क्लियर करने का प्रयास किया, फिर भी आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो जरूर आप कमेंट करें, हम आपका जो कमेंट है उसका वापस रिप्लाई देंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बस आपको इतना सा काम करना है, इस परिवार के सदस्य बन जाओ और लगातार अपने इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी जो आपके और कॉमर्स रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर कर दो ताकि उनको लगे कि वास्तव में बढ़िया चीज है वो हमें बताई जा रही है और वो भी एग्जाम में आने वाली, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये मान सकते हैं कि अपन ये पढ़ ले कि भाई ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया और अपने सब कुछ क्लियर हो गया, ये नहीं होता। अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना, फिर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम लगेगा ही नहीं, तुरंत आपका उसका आंसर है वो मिल जाएगा। और वो चीज आपके समझ में नहीं आई हुई है, आपने नहीं पढ़ी हुई है, तो फिर उसका आंसर आप कैसे दोगे, तो ये सोचने वाली बात होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, ठीक है। अब देखो एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट वो आता है आपका पूर्व अवधि की मदे, है ना, पूर्व अवधि की मदे। अब आपके मन में पूर्व अवधि की मदे क्या होती है, अगर परीक्षा में यही शब्द आ जाए पीरियड है ना, पीरियड आइटम्स, पूर्व अवधि की मदे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सी मद आ गई रे, ये मैंने तो पढ़ी नहीं। लेकिन देखो ये एक महत्वपूर्ण मद होती है कि ऐसी आय या व्यय, आय भी हो सकती है और व्यय भी हो सकती है, ऐसी आय या व्यय की मदें जो चालू लेखांकन वर्ष से पहले के वर्षों की है ना, चालू लेखांकन वर्ष के पहले के वर्षों की है, किंतु या तो अपने से गलती हो गई या भूल से वो मद है वो क्या हुई, उसमें उसका पेमेंट नहीं हुआ और भूल से मद वर्तमान लेखांकन वर्ष में उत्पन्न हो जाती है ना, भूल से या गलती से भैया याद आ गई, अब अपने को पता है वो चुकानी पड़ेगी। अपन ने किसी को 2 साल पहले उधार पैसे दिए थे, आज तक उसको नहीं चुकाया, अब वो खर्चा उस साल का था लेकिन अपने नहीं चुकाए तो आज चुकाएंगे तो वो अपने लिए अनावश्यक भी होगा ना। तो क्या होता है कि वर्तमान लेखांकन वर्ष में उत्पन्न हो जाती है, तो इसे पूर्व अवधि की मदें कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व अवधि की मदें कहते हैं। और भारतीय लेखांकन मानक 5 है ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 05 है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 05 है ना, वो इसी से रिलेटेड है ना। तो यहां से प्रश्न बन गया ना कि भाई लेखा मानक 05 है वो क्या दिखाता है, तो पूर्व अवधि की मदें हैं वो दिखाता, उनको शो करता है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये अपने को ध्यान रखना, AS 05 है वो आपकी पूर्व अवधि की मदें आती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अनुसार ऐसी पूर्व अवधि की मदों को चालू वर्ष के आपके लाभ हानि खाते हैं उसमें प्रकट करना चाहिए, है ना। पूर्व अवधि की मदें हैं लेकिन उनका भुगतान अपन इस वर्ष में कर रहे हैं, तो ये नियम क्या कहता है कि भाई ये वे क्या है तो पूर्व वर्ष के, लेकिन इस वर्ष प्रकट हो गए तो हमें इस वर्ष है वो खातों में दिखाने चाहिए। ये कहती है आपकी पूर्व अवधि की मद। बढ़े आगे, गर्भित ब्याज है ना,
गर्भित ब्याज, इम्प्लाइड इंटरेस्ट, ये क्या होता है? गर्भित ब्याज। ये भी आपकी किसी में आती है, जो आपकी समायोजन प्रविष्टि होती है ना, समायोजन प्रविष्टि उसी में आती है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो प्राप्य और देय ब्याज है ना, उसकी सूचनाएं स्पष्ट वो तलपट के बाहर नहीं दे रखी होती है। जो आपकी ट्रायल बैलेंस है उसके बाहर जो अतिरिक्त सूचनाएं होती है उनमें स्पष्ट रूप से नहीं दे रखी होती है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अपितु तलपट से अप्रत्यक्ष रूप से दे रखी है, यानी डायरेक्ट न दे के उसको घुमा के दे रखा, अप्रत्यक्ष रूप से दे रखा, तो उसका समायोजन अपने को करना आवश्यक होता है। अगर दे बकाया ब्याज है ना, अपना जो बकाया ब्याज है उसके लिए अगर अपना कोई बकाया ब्याज है तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगर अपने को ब्याज देना है, तो अपने को किसी को ब्याज देना है तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और यही राशि अगर प्राप्त है कि प्राप्त बकाया ब्याज के लिए अपने को प्राप्त करना है किसी से जिसको अपन ने ब्याज पे भाई अमाउंट दी थी, अब वो ब्याज चुकाएगा तो अपने पास क्या आएगा? इनकम आएगी। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट, ये आपकी दो प्रविष्टियां कब होगी? आपकी गर्भित ब्याज से रिलेटेड है, ये आपकी प्रविष्टि होगी। ठीक है बात, यहां तक क्लियर है? ये चीज मेरे हिसाब से आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपने उस समय इसको ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि उस समय अपन जो जरूरत की चीज होती है उसी को अपन ध्यान में देते हैं। लेकिन अब आपके लिए ये वापस जरूरत की हो गई है ना? क्यों? क्योंकि 2025 में जो आपका टारगेट है ना, टारगेट RES गजेटेड ऑफिसर बनने का, तो उसके लिए ये सारी चीजें वो कंपलसरी है, क्योंकि सारा मैटर अपन पढ़ेंगे तभी अपने आप को सेफ जोन में अपन मान सकते हैं, है ना? 340 पोस्ट है, कंपटीशन बड़ा है, अपने को क्या करना है? खूब मेहनत करनी है। और ये जो 6 महीने बच गए ना, इसमें पूरी ताकत लगा देनी है। 6 बचे भी नहीं है, पर इसमें आपको पूरी ताकत, जितना टाइम है ना, पूरी ताकत लगा देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है स्थगित आयगत व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? स्थगित आयगत व्यय, ये क्या होता है कि कभी कभी आयगत स्वभाव के जो खर्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना? बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसका लाभ व्यवसाय को एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है, उसे स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसको अपन व्यापार प्रारंभ करते समय खर्च करते हैं, लेकिन उनका जो लाभ है वो एक वर्ष में न मिलकर आगे कई वर्षों तक मिलता रहेगा, है ना? जैसे 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष। अगर एक ही वर्ष का हो तो वो ऑटोमेटिक ही नॉर्मल आयगत में आ जाएगा, आयगत में ही होगा। लेकिन एक से अधिक वर्षों तक उसका लाभ मिलता है ना? और वो उसमें क्या आता है? डेफर्ड में आता है ना? एक तो पूंजीगत तो वो स्थायी होती है, उसका लाभ भी एक से अधिक वर्ष तक मिलता है। लेकिन इस तरीके के जो होते हैं ना, उनको डेफर्ड में माना जाता है। जैसे आपका बात करें विज्ञापन, है ना? विज्ञापन है, विज्ञापन पर 90,000 रुपए भारी खर्चा कर दिया, विज्ञापन पर अपने 90,000 रुपए खर्च कर दिए, जिसका प्रभाव अपने को 3 वर्षों तक रहेगा, जिसका लाभ अपने को 3 वर्षों तक मिलेगा, तो ये आपका स्थगित आयगत व्यय कहलाता है ना? अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि ये खर्चा तो हुआ 1 साल में, यानी इस वर्ष में खर्चा होगा 90,000 और इसका लाभ मिलेगा अगले 3 साल में, है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा कि अंतिम खाते बनाते समय जो आपकी स्थगित आयगत व्यय को उसके जीवन काल में अपलिखित करना चाहिए, यानी जितना कितने साल तक होगा। जैसे 3 वर्ष है, अर्थात विज्ञापन पर अपन ने 90,000 रुपए खर्च किए, जिसका लाभ हमें 3 वर्षों तक प्राप्त होगा, तो 3 वर्षों तक प्रति वर्ष लाभ हानि खाते में 30,000 डेबिट किए जाएंगे। यानी क्या करेंगे? 90,000 में 3 का भाग दे देंगे तो 30,000 रुपए क्या आ जाएंगे? प्रति वर्ष है वो आपके लाभ हानि खाते में से डेबिट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका लाभ वो 3 वर्षों तक मिलेगा। तो इस साल इसका कितना हुआ? 30,000, अगले साल 30 और अगले साल 30। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है? इसको डिफाइन है वो करना है ना? तो 30,000 पहले साल जो 30,000 रुपए होंगे उसे लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखा देंगे, और जो शेष राशि होगी ना उसे क्या करेंगे? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखा देंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है ना? ठीक है, समझे मेरी बात? ये होता है आपका स्थगित आयगत व्यय, जिसे अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, विज्ञापन है ना? ये इसी तरीके की कैटेगरी में आते हैं। ओके, यहां तक बढ़े आगे। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? इसी चैप्टर में से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हल करना। नंबर 1 देखो, 1 नंबर क्या है
कि लेखांकन की किस अवधारणा के कारण समायोजन की आवश्यकता हुई है। इंपॉर्टेंट है ना, लेखांकन की किस अवधारणा, क्योंकि आपको पता है कि अवधारणा भी है जो मैंने पहले आपको बता दी, परंपरा भी है, परंपरा भी है, मान्यता भी है ना, इन्हीं को संकल्पनाएं भी कहते हैं, है ना, ये सारी चलती है। और इनके बारे में मैंने विस्तार से आपको जब स्टार्ट की क्लास हुई थी, क्योंकि अपन ने स्टार्ट वो बेसिक अकाउंटेंसी से किया था, उसमें मैंने आपको ये सारी बात बता दी है। जिन्होंने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आसपास मेरे हिसाब से 70 के आसपास की ये क्लास चल रही है, इससे पहले मैंने आपको क्लासें अपलोड कर दी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो फटाफट उन क्लासों को देखे और पढ़े समझे, है ना। जो जुड़ गए हैं वो पीछे की क्लास भी देखें, ताकि उनको अपना जो रूटीन है उसके साथ आप जुड़ जाओगे तो उसका बेनिफिट आपको होगा, है ना। तो लेखांकन की किस अवधारणा के कारण समायोजन की होती है, तो परंपरा, लेखांकन, चालू व्यवसाय, तो यह अंश होता है मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा के कारण ही लेखांकन में समायोजन की आवश्यकता होती है। तो ये परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि कौन सी अवधारणा ये कहती है कि समायोजन को बनाना जरूरी है, समायोजन खाते तैयार करना जरूरी है, तो ये अवधारणा कहती है कौन सी, मिलान की अवधारणा है, ये बातें कहती है। ठीक है, मिलान की अवधारणा में ये बातें कहती है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो क्या कह रहा है, नंबर 2, निम्न में से कौन सा समायोजन अंतिम खाते बनाते समय चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं होगा। ये आपका अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है ना, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये होता है आपका फ्री सैंपल। तो मैंने आपको फाइनल भी अकाउंट भी बता दिए और फाइनल अकाउंट के समायोजन प्रविष्टियां भी बता दिए, सारी की सारी बता दिए। तो अब इसमें आप बता सकते हो कि भाई आपका कौन सा खाता है वो समायोजन में नहीं आता है और उसे चिट्ठे में भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो अदद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, ये आपका लायबिलिटी साइड आता है, प्रीपेड है, ये आपका असेट साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये कैपिटल में से क्या होता है, लेस होता है, लेकिन फ्री सैंपल है वो आपके कहां आता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। कहां आता है, कहां आता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। तो इसका आंसर क्या होगा कि माल को नमूने के रूप में बांटना P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोनों, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब पूर्वदत्त व्यय, ये व्यय है, पूर्वदत्त व्यय का प्रारंभिक स्तर पर संपत्ति के रूप में लेखा, इसमें दो तरीके से लेखा होता है, एक तो होता है संपत्ति के रूप में और दूसरा होता है आपका व्यय के रूप में, व्यय के रूप में, है ना, संपत्ति के रूप में और व्यय के रूप में। अब देखो संपत्ति के रूप में होता है तो इसकी एंट्री होती है, क्योंकि संपत्ति मान लिया, असेट्स मान लिया, तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या हो गया, संपत्ति के रूप में मानेंगे तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट या टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अगर वे के रूप में मानते हैं तो आपका आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू जो भी इंश्योरेंस जो खर्चा होगा, यानी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस।
जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को व्यय के रूप में मानते हैं तो ये करनी है, और संपत्ति के रूप में मानते हैं तो ये करनी है। बताओ देखिए हम इसका आंसर क्या होगा, बताओ देखिए क्या हो गया कि भाई मैंने लिखा दिया पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट या टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। तो इसमें देखो कौन कौन सा है ना। ये तो कब होगा, देखो इसमें तो यही हो जाएगा, पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कह दो या एक्सपेंसेस अकाउंट या टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कब होगा, जब व्यय के रूप में मानते हैं। ये होगा नहीं, लाभ हानि खाते, ये होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका ए है वो सही आंसर हो जाएगा कि जब पूर्वगत व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्रारंभिक स्तर पर संपत्ति के रूप में मानते हैं तो एंट्री होगी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट या टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, और व्यय के रूप में मानते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट या टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के नाम से इसकी प्रविष्टि है वो की जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक बात क्लियर है। यहां तक क्लियर होने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक और क्वेश्चन है, क्या है कि एक व्यापारी का मैनेजर का कमीशन घटाने से पूर्व लाभ कितना है, 63,000। मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद के लाभ का 5%, उल्टा हो गया कि कमीशन तो घटाने के बाद 5% मिलेगा और अपने पास लाभ दे रखा पूर्व का, है ना, दे रखा। तो कमीशन की राशि क्या होगी, 31, 50, 3,000, 33,16 कोई नहीं, है ना। अब इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, है ना, 2 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, है ना। अब इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड था कमीशन बराबर, अब कमीशन किससे होगा, अपने पास पूर्व लाभ है तो कमीशन वसूल करने से पूर्व लाभ मल्टीप्लाई कमीशन की दर बट्टा 100 प्लस कमीशन की दर। क्यों, क्योंकि जो कमीशन अपन दे रहे हैं वो इसमें शामिल है। अब कितना वो हमें पता नहीं, जो कमीशन की राशि है वो इसमें शामिल है। तो अगर शामिल नहीं हो तो अपन यही करेंगे, कमीशन वसूल करने से पूर्व लाभ मल्टीप्लाई कमीशन की दर बटे 100, इतना कमीशन की दर शामिल नहीं होगी। लेकिन अब इसमें शामिल है तो इसको अपन ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड करते ही अपने सामने आ जाएगा लाभ कितना है, 63,000 और प्रतिशत कमीशन है 5 और 100 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 63,000 मल्टीप्लाई 5 बटा 105, है ना। अब इसको काटना है ना। तो काटेंगे तो 21 को 21 की दूनी 42 की 63, 3 और 21 चौक 84 और 21 पंजो 105, है ना, तो 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो या और छोटा कर दो, है ना। 3,000 को 5 से गुणा कर दो तो 15,000 और ये 5, 15,000 में भाग दोगे तो 3,000, तो आपकी अमाउंट कितनी आ गई, 3,000। कितनी आ गई, 3,000। तो इसमें 3,000 कहां है, यहां देखो ये 3,000 है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ, बी इसका सही आंसर हो गया ना, बी इसका सही आंसर है वो हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई। कमीशन, ये कमीशन से, है ना, कमीशन घटाने के बाद है तो इसमें ऐड होगा लाभ पूर्व, और पश्चात होता तो फिर ये कमीशन की दर है वो इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, बढ़े आगे 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पसंदगी पर बेचे गए माल का विक्रय मूल्य 5,000 रुपए, है ना। मैंने आपको पसंदगी के बारे में ट्रांजैक्शन भी बताए थे कि पसंदगी पर जो माल बेचा जाता है
उसको अप्रूव नहीं करने तक उसको किस तरीके से समायोजन करना है ना। तो पसंदगी पर बेचे गए माल विक्रय मूल्य पे 5,000 है। विक्रय मूल्य का निर्धारण लागत पर 25% लाभ जोड़कर किया गया। जो ये 5,000 विक्रय मूल्य है ना, उसमें जो 25% है वो लाभ जोड़ा गया है, और वो किस पे जोड़ा गया, लागत पे जोड़ा गया है ना। वर्ष के अंत में समायोजन से संबंधित कौन सा कथन सही है। देनदारों तथा विक्रय में से 5,000 घटाए जाएंगे, यानी डेटर में भी 5 कम होंगे और विक्रय में भी 5 कम होंगे। अगला कह रहा है देनदारों में से 5,000 घटाए जाएंगे और अंतिम स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे, क्योंकि वापस आएगा। विक्रय में से 5,000 घटाए जाएंगे और अंतिम स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे, या उपरोक्त सभी। बताओ देखें, फटाफट इसका आंसर दो, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके अनुसार इसका आंसर है वो क्या होना चाहिए। अब देखो, पहले तो अपने को ये देखना है ना, एक चीज आपने देखी होगी कि एक तो होता है प्रॉफिट, एक होता है कॉस्ट। ये आपने कभी पढ़ा क्या कि प्रॉफिट का 16.67 होगा तो कॉस्ट का 20 होगा, प्रॉफिट का 20 होगा तो कॉस्ट का 25 होगा, प्रॉफिट का 25 होगा तो कॉस्ट का 33.33 होगा, और प्रॉफिट का 33.33 होगा तो कॉस्ट का 50 होगा, और प्रॉफिट का 50 होगा तो कॉस्ट का 100 होगा। ये एक फॉर्मूला लगता है, और फिर उसमें आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कह रहा है कॉस्ट का 25%, तो प्रॉफिट का कितना हो गया 20%, तो इसमें लाभ कितना जोड़ा गया है, तो अपन निकाल सकते हैं प्रॉफिट 5,000 का 20% कितने हो गए 1,000। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, सेल माइनस प्रॉफिट, तो सेल कितनी है 5,000 का है, इसमें 1,000 प्रॉफिट घटा दिया तो कॉस्ट कितनी हो गई 4,000 कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब ये बात आ गई। अब इसमें अपने को देखना है कि किस तरीके से इसका समायोजन अपने को करना है। ठीक है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी बात क्लियर है। अब देखेंगे इसमें कि अब देखो देनदार है क्योंकि माल बेचा है ना, पसंदगी पे बेचा है, तो अपन क्या करेंगे उतने से अपने पास डेटर भी कम हो जाएगा, और उतने से क्योंकि जो ही माल अपने पास से वापस आएगा, क्योंकि माल वापस आएगा तो माल आते ही क्या करेंगे देनदार में से 5,000 कम कर देंगे और 5,000 सेल्स में भी कम कर देंगे। सेल्स है वो आपके P&L के क्रेडिट साइड में वहां कम हो जाएंगे, डेटर है वो असेट्स में वहां से कम हो जाएंगे। ठीक है, यही बात इसमें कह रखी है कि देनदार 5,000 से घटाए जाएंगे। ठीक है, अंतिम स्टॉक है वो उसमें 4,000 जोड़े जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब अपन ने माल भेजा था है ना, तो वो कम हो गया, अब वापस आ गया तो वो क्योंकि वो लागत पे जोड़ा जाएगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये 4,000 से इसमें जोड़ा जाएगा। विक्रय में से 5,000 घटाए जाएंगे, तो ये अपन बात आ गई विक्रय में से 5,000 घटाए जाएंगे और अंतिम स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे। इसका मतलब आ गया यहां पर ये सारे तर्क है वो 101% सही है। चारों जो तर्क है वो 101% सही है। समझ गए मेरी बात। तो ये फॉर्मूला आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि भाई प्रॉफिट का इतना होता है तो कॉस्ट का वो इतना होता है। अगर अब आपने तो गुरुजी यो फॉर्मूला मार्केट खोली तो क्या निकाला, तो अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो इसको अपन क्या कैसे कर सकते हैं कि 5,000 मल्टीप्लाई 25/100 प्लस 25 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट इसमें शामिल है। तो 5,000 मल्टीप्लाई 25/125, ये आ गया 5। अब इसमें भाग देंगे तो 1,000 अपने पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1,000 अपने पास है वो प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको आना चाहिए, वो आप पे डिपेंड है कि भाई आपको किस तरीके से आता है, वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, हो गई बात, इसमें कहीं डाउट नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन है वो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, अगर आता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मानना है ना। बढ़े आगे, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि डूबत ऋण तलपट के अंदर दे रखा है
तो इसका क्या आशय है ना, जो आपका बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स है, अगर वो तलपट के अंदर दे रखा है तो उसका समायोजन कैसे होगा, क्या क्या है। तो देखो नंबर 1 कि देनदारों में से डूबत ऋण की राशि घटा दी गई है, सही है, क्योंकि अंदर तभी दिया जाएगा कि जब अपन डेटर में से बैड डेब्ट्स की राशि है वो कम कर देते हैं। हाँ ठीक है, घटा दी गई है, सही है। दूसरा, डूबत ऋण को अंतिम खाते बनाते समय केवल लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ही दिखाया जाता है, तो ये भी सही है। बैड डेब्ट्स है वो आपके P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन की राशि की गणना करते समय डूबत ऋण को देनदारों में से नहीं घटाया जाता। जब अपन क्या करते हैं, आयोजन की राशि, डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए जब आयोजन की राशि गणना करते हैं तो डूबत ऋणों को देनदारों में से नहीं घटाया जाएगा, तो यह भी सही है, क्योंकि उसका समायोजन अपन पहले से कर चुके हैं, तो अब दोबारा इसका समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर पूछा है उपरोक्त सभी, तो आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा, इसमें भी आपका उपरोक्त सभी है वो आंसर होने वाला, ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। तो डूबत ऋण राशि घटा दी गई है P&L के डेबिट में और आयोजन घटाई नहीं जाएगी, ये तमाम पॉइंट्स है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझोगे, है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा अभ्यास में लेके आओगे, क्योंकि अभ्यास है वो सबसे ज्यादा खास होता है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उसका बेनिफिट है वो आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, बार बार, और अकाउंटेंसी तो यही है कि जितना ज्यादा अभ्यास उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। बढ़े आगे देखते हैं। एक और पॉइंट आ गया, इसकी बात तो पहले होगी कि पूर्व अवधि की मदों के लिए कौन सा भारतीय लेखांकन मानक है, AS कौन सा है ना, AS है कौन सा है जो आपके पूर्व अवधि की मानक से रिलेटेड है ना, तो कौन सा AS 05 है वो आपका इससे रिलेटेड है, तो AS 05 है वो पूर्व अवधि से है, ये आपका AS 03 कैश फ्लो से है, ये डेप्रिसिएशन से है, ये स्थायी संपत्तियों से है ना, ये रहने वाला है। तो पूर्व अवधि से AS 05 है वो आपका रहेगा, AS 03 है वो कैश फ्लो से है, AS 06 है वो डेप्रिसिएशन से है, AS 10 है वो स्थायी संपत्तियों से है ना। बाकी इनकी अपन डिटेल से जानकारी वो ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये था एक और शानदार, लाजवाब और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से ये आज का सेशन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है ना। मेरे को ऐसा लगा है कि आपको लिए बहुत ही बढ़िया बात मैंने बताई है, और इसी के साथ मैं बता दूं कि फाइनल अकाउंट का जितने भी जो चीज परीक्षा में आ सकती है वो सारी चीज मैंने आपको डिटेल से बताई है, पूरी चीज मैंने आज कंप्लीट करवा दी है। फिर भी किसी साथी को कोई डाउट हो तो वो पूछे और अपनी जो जिज्ञासा है उनको शांत करे, और जिन्होंने अभी तक उन क्लासों को ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ में हमने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, वहां जाकर आप तमाम वो क्लासेज हैं वो देख सकते हो, उनके जो हेड्स नोट है वो तैयार कर सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं, है ना। तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा, और ये काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी, ठीक है साथियों। तो ये था एक शानदार सेशन, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो आज का सेशन है वो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।